अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग। शहज़ाद व्लॉग्स पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मेरे इस चैनल पे आप हर दफ़ा नया मेहमान देखते हैं, आज आपकी रिक्वेस्ट पे हमने अपने मेहमान को दोबारा मदऊ किया है। आज हमने मदऊ किया है मिस सदफ़ इमरान साहिबा को, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। कई दफ़ा हम इनसे बात कर चुके हैं और हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन हमें इनकी एंड से मिली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह आप तशरीफ़ लेके हमारे चैनल पे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं आप। जी, जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से आज टाइम निकाला और इंशाल्लाह आज का सेशन भी हम बहुत अच्छा करेंगे और इन्फॉर्मेटिव होगा। बिल्कुल। अच्छा, हम कई टॉपिक्स पे इससे पहले बात कर चुके हैं और हमारे जो नाज़रीन हैं, सामाईन हैं, उन्होंने देखा कि हमने मल्टीपल इश्यूज़ को डिस्कस किया। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के हवाले से। ये टर्मिनोलॉजी डाउन सिंड्रोम क्या है? किस तरह बच्चों में ये एक बीमारी कह लें या कोई डिसऑर्डर कह लें, आम एक फ़हम ज़बान में। तो मुझे बताइए कि डाउन सिंड्रोम को उर्दू में पहले एक्सप्लेन करें कि क्या मतलब है इसका? अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं वो बाय बर्थ डाउन सिंड्रोम होते हैं, क्योंकि उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनके कुछ फीचर्स जो होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, क्योंकि उनके ट्राइसोमीज़ होते हैं, एक क्रोमोसोम उनका हमसे ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है। सो इस वजह से वो डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। अब रही उनकी बात कि वो हमें कैसे पता चलता है कि वो डाउन सिंड्रोम है, तो उनके फीचर्स इस तरह से होते हैं कि लाइक उनकी कुछ आईज़ इस तरह से होती हैं खिंची हुई, प्लस उनकी टंग थोड़ी-सी आउटसाइड पे होती है। उनके छोटी-छोटी फिंगर्स होती हैं हमारी फिंगर्स के मुकाबले में, एंड उनके मसल्स जो हैं वो लो टोन होते हैं। उनके मसल्स में बहुत वीकनेस होती है। अच्छा, जैसा कि आपने कुछ पहचान बताई है डाउन सिंड्रोम के शिकार जो बच्चे होते हैं कि उनका आइज़ का शेप थोड़ा-सा अलग होता है या उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ख़ास तौर पे जो फेस का जो जॉ बोन है या जॉ लाइन है या जो आपके लिप्स के जो पोर्शन है वो। इसके अलावा उनकी उँगलियों के साइज़ अलग होते हैं, छोटा होता है फिंगर्स का साइज़ और इसके अलावा उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के। तो ये किस एज में पता चलता है ताकि वालिदैन उनको जल्द अज़ जल्द जब पता चल जाए कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है तो डॉक्टर्स के पास या थेरेपिस्ट के पास जितना भी जो भी आपका मॉलेज है वहाँ जाना है तो उस तरफ वो रुख करें, पता कब चलता है ये? अच्छा, होता ये है कि जब डाउन सिंड्रोम बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ है, तो जिस वक़्त बर्थ हुई है, पैदाइश हुई है, उसी टाइम उसके फीचर्स पैदाइश के वक़्त ही, वो फीचर्स पता चल जाते हैं। तो डॉक्टर भी वहाँ पे डिक्लेयर कर देता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम बेबी है। अब जब बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू होती है, उसके माइलस्टोन, उसके सिटिंग और चीज़ें इश्यूज़, सम टाइम डाउन सिंड्रोम के अंदर फिज़िकल इश्यूज़ आ जाते हैं, उनके अंदर वॉकिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उनको फिज़ियोथेरेपिस्ट से कनेक्ट होना पड़ता है। फिर जब उनकी और ग्रोइंग स्टार्ट होती है 1 से डेढ़ साल की एज में, स्पीच से रेलेवेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें उनके अंदर बैबलिंग्स इश्यूज़ हो रहे होते हैं, वो बैबलिंग्स नहीं कर पा रहे होते, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। तो अर्ली इंटरवेंशंस पे जब हम काम करते हैं, तो उस टाइम जो बच्चे होते हैं, उनकी जो एज होती है 2 अराउंड 2, उस टाइम उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है, ताकि उनके इश्यूज़ पे जल्द से जल्द काम किया जाए, चाहे वो उनके मसल से रिलेटेड हों, चाहे वो उनके लैंग्वेज से रिलेटेड हों, ओवरऑल उनके एरियाज़ पे काम शुरू कर दिया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवरी की साइड पे आना शुरू हो जाएँ। अच्छा, जब डाउन सिंड्रोम की हम बात करते हैं और जो छोटे बच्चे हैं, जब ये चीज़ डिक्लेयर हो जाती है कि डाउन सिंड्रोम है, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे-जैसे बच्चे में ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट होती है, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चे को? सबसे पहले तो उनको जो चैलेंजेस होते हैं वो यही होते हैं कि उनको अपने लो मसल टोन की वजह से डेली रूटीन लाइफ में बॉडी की मूवमेंट्स हैं, सिटिंग्स हैं, वॉकिंग्स हैं, फिर उसके बाद उनको समटाइम च्यूइंग इश्यूज़ भी आ जाते हैं, सकिंग इश्यूज़ भी आ जाते हैं, सॉलिंग इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जो अगर हम एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट बात करें, तो वो निगलने में की भी प्रॉब्लम्स के साथ चल रहे होते हैं। तो उनके स्पीच थेरेपिस्ट से कनेक्ट करके उनको फ़ौरन-फ़ौरन उनकी रेलेवेंट थेरेपीज़ स्टार्ट कर दी जाएँ और उनके मसाजेज़ के एरियाज़ पे काम शुरू कर दिया जाए, ताकि उनकी जो ये माउथ का एरिया है, इस पे अंदर मसाज, क्योंकि ये सारा एरिया उनका बहुत लो टोन का होता है शिकार। उसकी वजह से सम टाइम उनको अपने माउथ के ऊपर ड्रूलिंग, यानी जो हमारा सलाइवा होता है उसको कंट्रोल करना भी नहीं आता। ओवरऑल उनकी टंग का भी पोस्चर ऐसा होता है
आगे की तरफ निकला हुआ, तो उसकी भी कंट्रोलिंग पे हम काम कर रहे होते हैं। तो उनकी माउथ एरियाज़ पे जब हम काम करते हैं, तो उसमें हमारे मसाजेज़ हैं, ब्लोइंग्स हैं, डिफरेंट टेक्नीक्स हैं। एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट हम उनके ऊपर काम करते हैं ताकि वो उनकी कंट्रोल होना शुरू हो और फिर वो ईज़िली अपनी रूटीन लाइफ़ की तरफ आएँ और फिर स्पीच से रेलेवेंट इश्यूज़ पे काम किया जाए। अच्छा, हम जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जो बच्चे शिकार होते हैं डाउन सिंड्रोम का, कितने टाइम बाद इसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, ये वही वाली बात है कि हमेशा के हर सेशन में मैं आपसे बात करती हूँ कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। जो होती है वो बहुत मैटर करती है। अब पेरेंट्स अगर समझ गए हैं कि उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम है और उनको काम करवाना ही करवाना है, तो उसके अंदर उनको ये टॉपिक्स पे, चीज़ों पे फ़ोकस करना होगा कि जो बच्चे की रिकमेंडेशंस आई हैं, जो मसल टोन उसके वीक है या अगर उसको ओटी की भी नीड है या अगर उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं तो उसको बीटी की भी नीड है, उसको स्पीच की भी नीड है, उसको फिजियो की भी नीड है। यानी हमारे 4 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि उसको इनिशियली रिक्वायर्ड हैं। जो इनके 4 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हमारी स्पीच है, अगर उस बच्चे के बिहेवियर हैं तो बिहेवियर थेरेपी है, अगर उसके सेंसरी या उसके डेली लिविंग स्टाइल में उसको इश्यूज़ हैं फाइन मोटर्स के तो ओटी और उसके साथ-साथ फिजियो अगर उसकी वॉकिंग इश्यूज़ हैं और बॉडी के मूवमेंट्स इश्यूज़ हैं। तो हमारे 4 एरियाज़ जो होते हैं वो बहुत मेन होते हैं इनिशियली टाइम सही। पे। तो अगर चारों एरियाज़ पे लग के कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए तो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए सबसे मेन किरदार जो होता है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स सबसे पहले एक्सेप्टेंस के साथ हों, फिर उसकी चारों थेरेपीज़ पे फ़ोकस करें, प्लस जो आपको थेरेपिस्ट घर के लिए होम प्लान्स दे, आप उस पे काम करें। तो डेफ़िनेटली इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कुछ पेरेंट्स को भी इस चीज़ की क्लैरिटी मिले। जैसे हमारा एक ट्रेडिशन है कि ढाई साल में स्कूल में भेज देते हैं बच्चों को, 3 साल में भेज साढ़े 3 साल में ये चीज़ चल रही होती है बच्चों की, कुछ स्कूल में 4 साल में भी ले लेते हैं। तो ये बच्चे इस काबिल होते हैं कि स्कूल जा सके, सारी चीज़ों को लेके चल सकें? जी, डेफ़िनेटली ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं और हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये अपनी उस एज पे तो फ़ौरन नहीं जा सकते कि जो कि हमारे नॉर्मल बच्चे जा रहे होते हैं क्योंकि डेफ़िनेटली इनके लिए ज़रूरी है कि पहले ये अपने वो एरियाज़ को कवर करें। स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, सिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चे की सिटिंग आ गई है और उसको कोई फ़िज़िकल इश्यू नहीं है और उसके साथ-साथ वो थोड़ी बहुत स्पीच के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेफ़िनेटली वो स्कूल जाएगा विदाउट रिसोर्स टीचर और विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स टीचर। दोनों सिनेरियोज़ में पेरेंट्स भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम यही बात करेंगे कि बच्चे की एज या उसके ब्रेन आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस मॉडिफ़ाई किया जाए, कोर्स को मॉडिफ़ाई किया जाए ताकि उसके लिए ईज़ी हो स्टडीज़। हमने बात की चैलेंजेस की उस बच्चे के हवाले से, हमने और फैक्टर से भी बात की। मुझे ये बताइए कि उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, उनको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि साथ में ऐसा भी देखा गया है क्योंकि कि अगर कोई एक बच्चे में ये चीज़ है या किसी और में कोई ऑटिज़्म के हवाले से प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को मैनेज करना बड़ा मसला होता है। तो पेरेंट्स के लिए क्या-क्या जो है वो फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, आप क्या गाइड करेंगे? अच्छा देखिए पेरेंट्स हर जगह हर तरह के होते हैं। कुछ होते हैं ओपन माइंडेड पेरेंट्स जो कि बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बच्चे के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने पे लग जाते हैं। वो दुनिया को और सोसाइटी को मैटर नहीं करते और वो सिर्फ़ ये मैटर करते हैं कि मेरा बच्चा कैसे रिकवर हो रहा है। तो अगर कुछ पेरेंट्स इस चीज़ के साथ होते हैं, तो वो बहुत जल्दी बच्चा इश्यूज़ को कोप अप कर लेता है और उसके इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बात अगर हम करें जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में ऐसे हैं कि अभी तक वो एक्सेप्टेंस के साथ नहीं आ रहे होते। तो उन पेरेंट्स को बहुत इश्यूज़ फेस होते हैं। उनको अपनी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को सोसाइटी में मूव कराने में उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट उनको लगता है कि हम कोई स्पेशल बच्चा लेके जा रहे हैं जो कि अगर लेट्स सपोज़ वो बच्चे को किसी आउटिंग पे ले गए, पार्क में ले गए और उनका बच्चा स्पेशल फीचर्स के साथ आ रहा है तो या उसकी कुछ मूवमेंट्स हैं या उसकी हरकत ऐसी हैं तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं या उसको देख रहे हैं, तो वो पेरेंट्स बहुत प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है या देखा जा रहा है या
फ़ोकस किया जा रहा है। तो उस तरह के पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो उस चीज़ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे होते। सम टाइम वो बैकअप कर देते हैं, अपने आप को बैक ऑफ करके पीछे की तरफ चले जाते हैं। वो अपनी सोशल गैदरिंग्स को स्टॉप कर देते हैं। वो अपने रिलेशंस जो फैमिली के अंदर होते हैं, उनमें लिमिटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम कहीं भी अपने स्पेशल नीड के बच्चे को लेके जाएँगे तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा और उनको जवाब देना बहुत मुश्किल लगता है। तो वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। लेकिन एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं ये मानती हूँ कि अगर अगर अल्लाह ने किसी भी पेरेंट्स के घर में इस तरह का कोई एंजल बच्चा दे दिया है, तो उसको जल्द से जल्द आप अल्लाह की नेमत को समझ के एक्सेप्ट करें और उसके इश्यूज़ को डिज़ॉल्व करने पे काम करें। क्योंकि देखिए, अल्लाह ने जब भी कोई बीमारी दी है, तो उसका इलाज भी साथ में दिया है। तो हमारे जो रिहैबिलिटेशंस हैं, जो रिहैबिलिटेटिव इदारे हैं, उनमें इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है आज। अच्छा, इन बच्चों पे इतना काम हो रहा है स्पीच के हवाले से, डिफरेंट थेरेपीज़ अप्लाई हो रही हैं, सेशंस दिए जा रहे हैं, तो ये बच्चे नॉर्मल की तरफ बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चों की तरफ आ सकते हैं? आ सकते हैं, वही वाली बात है कि बच्चों की थेरेपीज़ कनेक्टेड रहें, उनको जो होम अप्लायंस पेरेंट्स को दिया जा रहा है, पेरेंट्स वो घर पे करें और एक वक़्त ऐसा आता है कि बच्चों के इश्यूज़ डिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो नॉर्मल ज़िंदगी में इन हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं आज बताना चाहूँगी कि डाउन सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे अच्छी चीज़ें होती हैं, वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो थोड़े फ़नकार टाइप के होते हैं। अगर आप उनसे कोई टीवी से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, कोई ड्रामे से रिलेटेड, कोई एक्टिंग। एक्टिंग से रिलेटेड बात करें, तो वो बहुत अच्छा आपको परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे। किसी सॉन्ग पे बहुत अच्छा सा डांस करके दिखा देंगे। तो उनके अंदर दूसरे टाइप के टैलेंट्स होते हैं, जो कि वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको हम उस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा स्किल्स की तरफ जाके अपनी लाइफ़ को आगे सेव कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सही। सकें। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अच्छी की कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन चीज़ों को कि उनका बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम के स्पेशल फीचर्स के साथ है। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उस बच्चों को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराना, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स शायद कुछ शर्म महसूस करते हैं या परेशानी का बायस बनते हैं, फ़ील करते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे इस बारे में कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ है। तो वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि इसको खुले दिल से तस्लीम करें और उस बच्चे को सोसाइटी का हिस्सा बनाएँ। जहाँ-जहाँ जाएँ वो उस बच्चे को अपने साथ लेके जाएँ और हर एक सोसाइटी में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके और दूसरे नॉर्मल बच्चे, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। डेफ़िनेटली देखें, अवेयरनेस स्टिल अभी भी रिक्वायर्ड है बहुत सारे पेरेंट्स को। जब अगर आपका बच्चा पैदाइशी तौर पे पता चल चुका है, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया कि इनके फीचर्स से पता चल जाता है। तो जब आपको पता चल चुका है, तो आप अपने बच्चे को खुद से इंट्रोड्यूस कराएँ, ना कि आप शर्म समझें या आप ये समझें कि पता नहीं हमारे घर में ऐसा बच्चा क्यों हो गया। क्योंकि पेरेंट्स ही हर फैमिली में मेन किरदार अदा करते हैं अपने बच्चों के लिए। किसी भी फैमिली के अंदर पेरेंट्स का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। उनको एक पता होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है हमारी और हम इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ेंगे। तो अगर वो अपने इन बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं सोसाइटी में, माशरे में, तो डेफ़िनेटली बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंटली अपने आप को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं और हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है और हमारी जो भी एबिलिटीज़ हैं या डिसएबिलिटीज़ हैं, उसके साथ हमें आगे लाया जा रहा है। वही बात कि ना सिर्फ पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, बल्कि जो साथ में आपके जो और दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, बहन-भाई हो गए और उन सब लोगों को चाहिए कि मिल के उस बच्चे के लिए उन सब लोगों को चाहिए कि मिल के उस बच्चे के लिए जो है वो उस माहौल को, एनवायरनमेंट को एक सहूलत के साथ आगे इंट्रोड्यूस करें ताकि वो बच्चा ईज़िली और उसको स्पेस देते हुए वो चीज़ें आगे एग्ज़ीक्यूट हों। अच्छा, मैं आपका इसी बारे में ये बात बताऊँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स की आपने बात करी, दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं। अगर एक फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो किसी भी माँ या बाप का कोई कसूर नहीं है, ठीक है? तो पेरेंट्स को ओपन माइंडेड होना चाहिए, फिर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसका माहौल एनवायरनमेंट उस बच्चे के लिए बनाएँ। मैं एक मिसाल दूँगी, मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं, जिनका आज भी कहना ये होता है कि हमने अभी तक फैमिली में बताया ही नहीं कि हमारे बच्चे की थेरेपीज़ चल रही हैं। तो वो कुछ चीज़ों में लिमिटेशंस कर देते हैं मेरे साथ।
तो बहुत ओपनली मैं ये बात बोलूँगी कि जहाँ लिमिटेशंस हो जाती है ना, वहाँ काम भी आपका रुक-रुक के होता है। जहाँ ओपनली आप एक्सेप्टेंस के साथ बच्चे के ऊपर काम करते हैं ना, वहाँ आपके काम में बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है ना कवर अप हो जाती हैं। क्योंकि आप इज़िली अपने बच्चे को हर एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं और उसकी उस इश्यूज़ के साथ लेके जा रहे हैं, ताकि लोग आपको अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो आप कहें सो व्हाट इट्स ओके, ये मेरा बच्चा है। अगर मुझे अल्लाह ने दिया है तो ये मेरा बच्चा है ना, तो मैं इसके इश्यूज़ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो पेरेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, अपने जो बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको भी साथ-साथ उनको अवेयर करना चाहिए कि भई ठीक है, अल्लाह ताला ने इसे ऐसा पैदा किया, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। डेफ़िनेटली पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है ये, लेकिन उनको खुद अपना दिल जो है ना खोल के बड़ा उससे पुरएतमादी से अपने बच्चे के लिए स्टैंड करना होगा। फाइनली कुछ मैसेज देना चाहेंगी उन पेरेंट्स को जो कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड स्पेशल फीचर्स के साथ बच्चे हैं? बस मैं उन पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि जब आपको बाय बर्थ जब बच्चा पैदा हुआ है और आपको बर्थ के टाइम ये बात पता चल चुकी है, तो आप खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करें और उसके एरियाज़ पे इनिशियली वर्क शुरू कर दें, ताकि बच्चा माशरे में आगे बहुत सारी चीज़ें करने के काबिल बन सके। क्योंकि जब हमारे डाउन बच्चों के ऊपर काम होता है, तो देखने में ऐसे भी बच्चे आएँगे, किसी ने चाय का कैफ़े खोल लिया, डाउन सिंड्रोम, ऐसे भी बच्चे हैं। और कोई एक्टिंग की साइड पे चला गया, तो उनको मौका दीजिए। हर बच्चा जो है वो एक अलग स्पेशलिटी के साथ दुनिया में आया है। अगर उसकी कोई इश्यूज़ हैं, तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ भी है डेफ़िनिटली उसमें। बहुत इन्फॉर्मेशन दी आपने उन पेरेंट्स को जिनके डाउन सिंड्रोम से उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड स्पेशल फीचर्स के साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि रब की ज़ात कभी कुछ दे के आज़माती है और कभी कुछ लेके आज़माती है। हमें हमेशा अपने रब की मर्ज़ी पे राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह ताला फिर नवाज़ता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ, कुछ अच्छी सीखने वाली बातों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।